वॉयेजर, इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट वाकई आइकॉनिक हैं। आइकॉनिक। इस प्रोब ने हमारे सोलर सिस्टम के आधे ग्रहों की सही मायनों में खोजबीन की। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। पहले ये हमारे लिए लाइट के डॉट्स थे, अब ये असली दुनियाएं हैं। वॉयेजर मिशंस उतनी दूर तक गए जहां दूसरे प्रोब्स जा नहीं पाए थे। ये इंसानों के सबसे दूर तक भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इतनी दूर तक कोई नहीं जा सका है। ये इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। ये जितनी दूर तक गया, इंसानों वाला स्पेसक्राफ्ट उतनी दूर तक पहले कभी नहीं गया। How the universe works। ये कहानी है स्टारशिप्स वॉयेजर 1 और 2 की, जिन्होंने अपना आखिरी दायरा पार कर लिया है और अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में है। तकरीबन 10 साल पहले वॉयेजर 1 ने वो कामयाबी हासिल की जो कोई नहीं कर पाया था। वो सोलर सिस्टम से बाहर गया था। जब वॉयेजर गया, इंटरस्टेलर स्पेस में गया, तो हम इंसान इंटरस्टेलर स्पीशीज बन गए। धरती से करीब 22.53 अरब किलोमीटर दूर उनके रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से चलते हैं और तब भी उन्हें हम तक पहुंचने में 21 घंटे लगते हैं। वॉयेजर्स हमसे इतनी दूर हैं कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो वो एक छोटे से डॉट की तरह दिखते हैं। धरती को देखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। इनका 4 साल का मिशन बढ़ाकर 44 साल का कर दिया गया है और लगातार बढ़ाया जा रहा है। अपने सुदूर ठिकाने से वो अपनी खोजी अनजान नई दुनियाओं और नए साहसी साइंस को देख रहे हैं। 20 अगस्त 1977। वॉयेजर 2 के उड़ने के साथ ही मिशन शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते बाद इसका जुड़वा वॉयेजर 1 भी चल पड़ा। ये छोटा और तेज रास्ता अपनाएगा। इनकी मंजिल है जुपिटर और इसके बाद सैटर्न। जब मिशन को लॉन्च पैड पर ले जाने का समय आता है तो हमें खुशी भी होती है और अपने स्पेसक्राफ्ट से बिछड़ने का गम भी होता है। ये आपके बच्चे की तरह बन जाते हैं और लॉन्च बच्चे की पैदाइश जैसा होता है। मैं वहाँ खड़ी उसे आसमान को चीरते देख रही थी और हम खुश थे, चिल्ला रहे थे और वॉयेजर सफर पर निकल गया। सितंबर 1977। प्लैनेट्स की तरफ बढ़ने से पहले वॉयेजर 1 ने एक इमेज ली और टेस्ट किया कि सब ठीक काम कर रहा है। वॉयेजर धरती से दूर उड़ा जा रहा था तो हमने कैमरा ऑन किए ताकि धरती और चंद्रमा की तस्वीर ली जा सके। ऐसा पहली बार था जब हम धरती और चंद्रमा को एक ही फ्रेम में देख पा रहे थे। वो कमाल था। वॉयेजर की ली गई वो पहली गजब की तस्वीर थी। पर वॉयेजर 1 रुका नहीं, उसे बहुत कुछ करना था। हालांकि इसका मकसद था गैस से बने 2 विशाल ग्रहों की खोजबीन, पर मिशन प्लानर्स ने इससे भी बड़ा सफर सोच रखा था। वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के ग्रैंड टूर पर भेजने वाले थे, सबसे बाहरी प्लैनेट्स यूरेनस और नेपट्यून की तरफ, जिन्हें कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हर प्लैनेट पर जाने के लिए प्रोब्स को एक सख्त शेड्यूल पर बने रहना था। हर ग्रह के सामने से तेजी से गुजरना भर था। जुपिटर पहुंचने के बाद उन्हें हर सेकंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी और उसके मून्स की करीब से स्टडी करनी थी। ग्रहों के पास से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वहां पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं, पर हर प्लैनेट के सामने उन्हें वक्त बहुत कम मिलता है। जुपिटर का क्लोजअप डेटा सिर्फ 3 दिन में लिया गया था। फरवरी 1979। वॉयेजर 1 ने धरती की तस्वीरें भेजना शुरू किया। ये घबराहट भरा इंतजार था। ये इंटरनेट से पहले का जमाना था। वो जमाना जब वक्त डेटा किस तरह आता था, एक एक लाइन करके, एक एक पिक्सल करके। वो बहुत रोमांचक समय था। समझ नहीं आ रहा था कि सोना कब है। मैं तो अपना स्लीपिंग बैग ऑफिस लेकर आ गई थी ताकि मैं एक भी पिक्चर मिस ना कर सकूं। दोनों वॉयेजर्स ने एक अद्भुत
डायनामिक वर्ल्ड की तस्वीरें भेजी। साइंटिस्ट जुपिटर की एक के बाद एक तस्वीरें ले सके ताकि वो एक फ्लिप बुक की तरह उन्हें जमा करें और मोशन का एहसास कर सके। ये बहुत ही हैरान भरा था। यहाँ हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में चीजों को मूव करते हुए देख रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने मिलकर गैस जायंट जुपिटर की करीब 33,000 तस्वीरें ली। इनसे जुपिटर के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई, खासतौर पर उसके सबसे बड़े मून्स के बारे में, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो। हमें उन पर तरह तरह के लैंडस्केप्स नजर आए और इन सब की अपनी अपनी खासियत थी, पर्सनालिटी थी। जुपिटर के इतने सारे मून्स हैं, उनमें से आईओ ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया। हमें एक बहुत ही अनूठी तस्वीर मिली जिसमें हमें आयो के डार्क लिम्ब पर एक चमक नजर आई। हमें लगा वो क्या हो सकता है। पहली नजर में उन्हें लगा कि वो आंख आयो के पीछे का एक और मून हो सकता है, पर उसकी ज्योमेट्री सही नहीं थी। वहां मून्स तो थे ही नहीं। तो पता चला कि असल में वो वोल्केनिक प्लूम्स हैं। उसके अंधेरे हिस्से पर जो चमक नजर आ रही थी वो दरअसल आयो पर फटता हुआ एक ज्वालामुखी था। वॉयेजर 1 ने स्पेस में करीब 304 किलोमीटर तक उछलते राख और लावा को देखा। ये धरती पर फटने वाले ज्वालामुखी से 8 गुना ज्यादा ऊंचा था। ऐसा पहली बार था कि हमने धरती के पार सोलर सिस्टम में कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट देखा था। इससे हमें ठीक से समझ में आया कि एक मून कैसा हो सकता है। पर एस्ट्रोनॉमर्स इसे देखकर चकरा गए। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार आयो की ये तस्वीरें देखी तो उनके मन में सवाल आया कि आखिर ये छोटा सा मून अब भी इतना गर्म कैसे है। धरती पर हम जानते हैं ये एक विशाल ग्रह है और इस पर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इस पर प्राचीन हीट सिस्टम भी है। जब हम आयो जैसे छोटे मून को देखते हैं तो लगता है कि ये एकदम खामोश होना चाहिए, पर इसकी बजाय ये सोलर सिस्टम में वोल्केनिकली सबसे एक्टिव ऑब्जेक्ट निकला। आयो के ज्वालामुखी को उसकी टाइडल हीटिंग से ताकत मिल रही है। जब ये जुपिटर और उसके पास से गुजरने वाले बाकी मून्स का चक्कर लगाता है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से फैलता और सिकुड़ता है। इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन से हीट पैदा होती है और आयो का अंदरूनी हिस्सा पिघल जाता है। इससे पहले किसी ग्रह में यह प्रोसेस देखी नहीं गई है। और टाइडल हीटिंग से जुपिटर के एक और मून यूरोपा की समझ गहरी हुई। जब वॉयेजर यूरोपा के पास से गुजरा और उसकी तस्वीरें ली तो उसने सतह पर ये निशान देखे। उससे पता चला कि इसकी क्रस्ट पर तो बर्फ जमी है। जब हमने अतिरिक्त डेटा देखा तो ये एहसास हुआ कि उस पर समुद्र हो सकता है, कहीं इसकी सबसर्फेस पर। सोलर सिस्टम पर कहीं और समुद्र मिलने की संभावना एक बड़ी कामयाबी थी। हम जीवन के जितने भी रूप देखते हैं उनके लिए लिक्विड वाटर सबसे जरूरी है। तो वहाँ लिक्विड वाटर है और वो इसके पथरीले रॉकी कोर से इंटरैक्ट कर रहा है, मिनरल्स बना रहा है। इस तरह पानी में जीवन के कुछ जरूरी तत्व घुल रहे हैं। ये ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि यूरोपा पर जीवन है या नहीं, पर जहाँ हमें पानी मिलता है वो जगह जीवन की खोज के लिए बढ़िया है। वॉयेजर्स को जुपिटर पर 3 नए मून और एक रिंग सिस्टम मिला जो धरती से नजर नहीं आता। इसके अलावा जुपिटर ने हमें कुछ बातों को लेकर हैरत में डाल दिया। प्रोब्स ने इस गैस जायंट की सबसे बड़ी खासियत की जांच की, इसका लाल धब्बा यानी रेड स्पॉट। जुपिटर का लाल धब्बा एक ऐसी खासियत है जो इसके एटमॉस्फेयर में तब से रही है जब से हम इसकी तरफ देख रहे हैं। पता चला है कि ये एक तूफान है जो सदियों से चला आ रहा है। वॉयेजर्स ने बताया कि ये गैसों का एक तूफान है जो घड़ी की उल्टी दिशा में तेज हवा की 2 पट्टियों के बीच घूम रहा है। रेड स्पॉट एक ही जगह पर बना हुआ है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के 2 बैंड के बीच फंसा हुआ है। जैसे एक व्हर्लपूल, एक एडी और 2 धाराएं एक दूसरे के पास पास मूव कर रही हैं। इन्हीं की वजह से इतनी सदियों तक इसकी स्टेबिलिटी कायम रही है। पर वॉयेजर की ली क्लोजअप तस्वीरों में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा ढांचा नजर आया।
पता चला कि वो जो विशाल रेड स्पॉट है वो एक अकेला बवंडर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये एक ऐसा तूफान हो सकता है जो धरती से भी बड़ा हो। वॉयेजर ने करीब से उसकी तस्वीरें लीं और उसने देखा कि उसके अंदर कई छोटे भंवर घूम रहे थे। ये छोटे छोटे भंवर या घुमाव धरती से किसी भी हरिकेन से 10 गुना ज्यादा बड़े थे, पर वॉयेजर्स ये पता नहीं लगा पाए कि उस जगह पर वो क्या असर डाल रहे हैं। इस रहस्य को नई पीढ़ी का कोई स्पेस प्रोब ही सुलझा पाएगा। वॉयेजर के वहां से गुजरने के बाद कई सवाल उठे, क्योंकि जुपिटर धरती से ज्यादा दूर है, इसलिए जवाब पाने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। वॉयेजर के जुपिटर के पास से उड़ने के 37 साल बाद जूनो प्रोब जुपिटर पर पहुंचा। ज्यूनो स्पेसक्राफ्ट में एक माइक्रोवेव रेडियोमीटर है। ये इंस्ट्रूमेंट जुपिटर की गहराई से आ रहे माइक्रोवेव रेडिएशन को पहचान सकता है। इससे हम गहराई में उसके कॉम्पोजिशन और वहां उसके टेम्परेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। जूनो को ग्रेट रेड स्पॉट सतह से कम 350 किलोमीटर नीचे फैला नजर आया और 2021 में एक टीम ने जूनो के डेटा और हबल और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के डेटा के सहारे आखिरकार पता लगा ही लिया कि इस भीमकाय तूफान को ताकत कहां से मिल रही है। वहाँ जो छोटे तूफान हैं वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं, उनसे ग्रेट रेड स्पॉट को ताकत मिलती है और वो घूमता जाता है, उसे स्पिनिंग एनर्जी मिलती है जो कि बहुत जरूरी है। वॉयेजर प्रोब्स अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार हैं और वो है सैटर्न। पर वहां पहुंचने के लिए उन्हें पहले तो जुपिटर के बहुत ही करीब से उड़ने का खतरा उठाना होगा।